हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं ललोएड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में जो इसका Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया था उसके बारे में तो हमने पूरा विधिवत जानकारी आपको दे दी है। उससे संबंधित हमने पूरा विधिवत वीडियो बना दिया है, उसको हम इसके इन स्क्रीन में दे देंगे। वहाँ से आप जाकर उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। लेकिन उसके समय एक और डेटा जारी होता हुआ दिखाई दिया था और वो था इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। तो आज हम देखने वाले हैं, उसका पूरा फुल एनालिसिस करने वाले हैं और देखने की कोशिश करने वाले हैं कि ये जो कंपनी ने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दिया है उसमें अपने क्लाइंट के बारे में क्या जानकारी देते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा उसमें जो इन्होंने बताया है कि इसका ऑर्डर बुक कितना बना हुआ है, तो उसके बारे में भी हम पूरा डिटेल से देखेंगे और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कंपनी कौन कौन से सेगमेंट में काम करते हुए दिखाई देती है और इसका बिजनेस मॉडल जो दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ललोएड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड कंपनी है उसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है मई 2024 का आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके बारे में अपने जो भी क्लाइंट हैं उसके बारे में तो फुल जानकारी दिए ही हैं, साथ ही साथ अपने ऑर्डर बुक के बारे में भी इन्होंने पूरे डिटेल से बताया है और इसके अलावा कुछ और भी इंफॉर्मेशन ये देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए हम इसे एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें अबाउट अस के बारे में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस कंपनी के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल 1974 से अपना काम करते हुए दिखाई दे रही है और ये जो कंप्लीट जो प्रोसेस प्लांट है, इक्विपमेंट है, उसको ये प्रोवाइड करते हुए दिखाई देती है इंडिया में। इसके अलावा ये और भी जो चीज़ें होती हैं वो प्रोवाइड करती है और इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन के साथ साथ जो कंप्लीट इंजीनियरिंग सोल्यूशन भी ये प्रदान करते हुए दिखाई देती है। और उसका न केवल डिजाइनिंग करती है बल्कि इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ फैब्रिकेशन और इंस्टॉलेशन भी करते हुए दिखाई देती है। इसके साथ साथ ये जो कंपनी है हैवी इक्विपमेंट में भी काम करती है, मशीनरी एंड सिस्टम में भी ये काम करते हुए दिखाई देती है। और इसके अलावा जो कार्बन सेक्टर है, ऑयल एंड गैस सेक्टर है, स्टील एंड प्लांट इक्विपमेंट सेक्टर है, पावर प्लांट सेक्टर है, न्यूक्लियर प्लांट, बॉयलर है और ट्रंकी जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें ये फिलहाल काम करते हुए दिखाई देती है। और इसके अलावा इस कंपनी को जो अप्रूवल और सर्टिफिकेट मिला हुआ है उसमें जो अथॉरिटी है जिसका नाम जो इंडस्ट्रियल बॉयलर रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उससे ये अथॉरिटी पाते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो SGSUK है वहाँ से ये अथॉरिटी पाते हुए दिखाई देती है। साथ ही साथ जो पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से भी इसे अथॉरिटी मिलता हुआ दिखाई देता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लांट होता हुआ दिखाई देता है और वो है मुरबाद थाने में, जहां से ये पूरे इक्विपमेंट की सप्लाई करती है और साथ ही साथ ये जो इक्विपमेंट भी यहां बनाते हुए नजर आती है। इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो ये मुंबई में होता हुआ दिखाई देता है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो फिलहाल स्टील रिलेटेड समझ में आता है। अब हम अगर इसके बिजनेस मॉडल के डिटेल से देखें तो ये जो कंपनी है वो फिलहाल हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में काम करते हुए दिखाई देती है और ये हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में जो इक्विपमेंट की जो सप्लाई करती है उसमें जो प्रेशर वेसल्स है जिसका फोटो अभी हम आगे देखने वाले हैं उसका ये निर्माण करते हुए दिखाई देती है। जो कॉलम्स रिएक्टर हैं, हीट एक्सचेंजर्स हैं, वेस्ट हीट जो कवर्स बॉयलर्स होते हैं उसका निर्माण करते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा जो एयर गैस लिक्विड पैकेज होते हैं उसका भी ये निर्माण करते हुए दिखाई देती है। साथ ही साथ अगर हम अगले सेगमेंट की बात करें तो ये स्टील क्षेत्र में भी काम करते हुए दिखाई देती है और स्टील क्षेत्र में जो वेरियस इक्विपमेंट होते हैं स्टील मेल्टिंग के संबंध में उसका निर्माण करती है और मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ इक्विपमेंट का भी ये निर्माण करते हुए दिखाई देती है, जिसमें हार्ड रोलिंग मेल एंड जो कोल्ड रोलिंग मेल है उसका तो निर्माण करती है। साथ ही साथ ये जो बाल मिल्स होते हैं, रोटरी ड्रायर्स होते हैं, जो पिकिंग एंड वेरियस अदर इक्विपमेंट जो होते हैं उनका ये स्टील क्षेत्र में निर्माण करते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा ये जो कंपनी है न्यूक्लियर क्षेत्र में भी काम करते हुए दिखाई देती है और ये जो है बार के साथ साथ जो NPCIL है उसके साथ ही रजिस्टर्ड होते हुए दिखाई देती है और ये वेरियस इक्विपमेंट का सप्लाई भी करते हुए देखने को मिलती है। और आगे ये बता रहे हैं कि जो इंजीनियरिंग जो होता है वो NPCIL फर्दर डिजाइन भी करते हुए कंपनी दिखाई देती है। इसके अलावा ये मरीन क्षेत्र और नेवी क्षेत्र में भी अपना प्रेजेंस
रखी हुई है और ये मैन्युफैक्चरिंग करती है और सप्लाई करती है जो मरीन क्षेत्र में जो वेरियस प्रोडक्ट लगते हैं उनका, जिसमें जो फिन स्टेबलाइजर हैं जिसके रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है उसका ये फिलहाल उत्पादन करते हुए दिखाई देती है। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक है उसका निर्माण करती है, जो स्टीयरिंग गियर है उसका ये फिलहाल निर्माण करते हुए दिखाई देती है मरीन शिप जो बनाई जाती हैं उसमें। इसके अलावा ये जो कंपनी है वो पोर्ट्स, जेट्स और रिफाइनरीज में भी काम करते हुए देखने को मिलती है। और इसमें जो सॉइल ज्वाइंट्स हैं, जो सील्स हैं, जो कॉपल्स हैं, जो हाइड्रोलिक वाल्व्स हैं उसका ये निर्माण करते हुए दिखाई देती है। साथ ही साथ जो लोडिंग आर्म्स होते हैं वैगन का, उसका भी निर्माण करते हुए देखने को मिलती है। अगर हम बात करें अगले सेगमेंट में तो ये पावर क्षेत्र में भी काम करते हुए देखने को मिलती है और उसके संबंधी जो इक्विपमेंट होते हैं उसका भी निर्माण, डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग भी करते हुए दिखाई देती है। और जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसमें ये सारे जो प्रोडक्ट हैं वो लगते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें जो बॉयलर हैं, जो कंडेंसर हैं और जो हीटर्स हैं ये सब उसी में लगते हुए दिखाई देते हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये कंपनी है जिसका बिजनेस मॉडल ये बता रहा है कि ये मुख्य रूप से 6 क्षेत्रों में काम करते हुए देखने को मिलती है। और ये जो 6 क्षेत्र जो हैं वो फिलहाल फ्यूचर बेस्ड क्षेत्र हैं, जिसमें से जो नेवी और मरीन क्षेत्र है वो बहुत तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है। जो न्यूक्लियर क्षेत्र है ये भी बहुत तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र दिखाई दे रहा है। हम अगर बात करें इसके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो मुरबाद थाने में, उसके बारे में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो JNPT पोर्ट है उससे 44 किलोमीटर दूर पे है और जो नेशनल हाईवे है उससे 1 किलोमीटर दूर पे होता हुआ दिखाई देता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका लोकेशन दिया गया है और यहीं पे जो जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है वही यहाँ पे देखने को मिलता है। और जो पोर्ट होने के कारण इसकी जो सप्लाई भी आसानी से हो जाती है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो एक ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता हुआ दिखाई देता है, जिसमें ये कंपनी शॉप A, शॉप B और C के साथ साथ जो शॉप K3 और शॉप D के माध्यम से काम करते हुए देखने को मिलती है। अब हम अगर बात करें इसके ऑर्डर बुक की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका डेटा निकाल के दिया गया है और बताया जा रहा है कि जो ये Q4 बीता है 31 मार्च 2024 का, उसमें ये जो कंपनी है जी उसके पास जो ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है और ये जो ऑर्डर इस कंपनी को मिला है उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। और साथ ही साथ जो बॉयलर, जो पावर, जो केमिकल इक्विपमेंट हैं उस क्षेत्र में जो काम करती है वह इसका फोटो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो हाइड्रोकार्बन ड्रायर्स और रिफाइनरी जो बनाती है उसके बारे में यहाँ फोटो दिया गया है। जो पोर्ट्स एंड जेट्स मरीन डिफेंस क्षेत्र में जो काम करती है उसके संबंध में भी यहाँ बताया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि कौन कौन से काम ये करते हुए दिखाई देती है। और इसके अलावा जो स्टील प्लांट इक्विपमेंट है वो भी यहाँ पे बनाते हुए नजर आती है। अब हम अगर बात करें कि जो कंपनी ऑर्डर बुक जो निकाल कर बैठी है उसमें किसकी भागीदारी सबसे ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पावर क्षेत्र है उसमें इस कंपनी के पास लगभग 40% का ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है। इसके अलावा जो स्टील क्षेत्र है उसमें 39% के आसपास का ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है। और इसके अलावा जो हाइड्रोकार्बन क्षेत्र उसमें 7% के आसपास का ऑर्डर बुक है। जो डिफेंस के पास ये लगभग 6% का ऑर्डर बुक है। और मरीन और पोर्ट जो है उसके हिसाब से 1% का ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं ऑर्डर बुक में सबसे ज़्यादा जो भागीदारी है वो पावर क्षेत्र की है, उसके बाद स्टील क्षेत्र की है, उसके बाद हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की है और उसके बाद डिफेंस क्षेत्र का जो भागीदारी होते हुए दिखाई देती है। और इसके अलावा जो मरीन पोर्ट का हिस्सेदारी होते हुए देखने को मिलती है। देख रहे हैं थोड़ा सा जो प्रेशर वेसल्स होते हैं उनके फोटो को, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दोनों प्रेशर वेसल्स हैं। ये जो कॉलम्स हैं उनके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये जो हीट एक्सचेंज है उसके बारे में भी यहाँ बताते हुए नजर आ रहे हैं और दिखा रहे हैं कि ये जो हीट एक्सचेंज हैं वो जो है न्यूक्लियर क्षेत्र में काम करते हुए दिखाई देते हैं। एयर गैस जो ड्रायर सिस्टम है वो भी यहाँ पे पूरी डिटेल जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो बॉयलर हैं उसके बारे में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं और जो स्टील प्लांट इक्विपमेंट है उसके बारे में भी यहाँ पे दिखाया गया है। अब हम अगर बात करें इसके क्लाइंट बेस की, तो इसके क्लाइंट बेस में आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जिसमें ये जो भारत का जो एयरफोर्स है उसका नाम तो शामिल है ही है, साथ ही साथ जो भारतीय तटरक्षक बल है उसका भी नाम शामिल होता हुआ दिखाई देता है। और इसके अलावा ये जो
टाटा का भी नाम शामिल है, इसमें L&T का भी नाम शामिल होता हुआ दिखाई देता है इसके क्लाइंट बेस में। इंडियन ऑयल के साथ साथ जो HP है वो भी इसके क्लाइंट होते हुए दिखाई देते हैं। जो भारत पेट्रोलियम है वो भी इसके क्लाइंट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा इफ़को भी इसका क्लाइंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आदित्य बिरला ग्रुप है वो भी इसका क्लाइंट होता हुआ दिखाई देता है। जो गेल है वो भी इसका क्लाइंट होते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा कुछ और नाम भी हैं, जिसमें जो थाइसन जो क्रॉप है वो भी है, जो टोटल है BNBEC है, और इसके अलावा PDIL है। इसके अलावा भी कुछ जो क्लाइंट हैं यहाँ पे पूरे डिटेल से यहाँ पे बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इसका जो क्लाइंट बेस है वो बहुत ही मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इन्हीं क्लाइंट बेस के आधार पर ये कंपनी बहुत तेजी से ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रही है। और जो कंपनी कभी ₹1 के आसपास, ₹2 के आसपास ट्रेड किया करती थी, वो फिलहाल 64 से लेकर ₹65 के आसपास पहुंचते हुए दिखाई दे रही है। अगर ये क्लाइंट इसी तरीके से इस कंपनी को मजबूत करते रहे और इस क्लाइंट में और क्लाइंटों की भागीदारी होती रही, तो ये कंपनी जो फिलहाल ₹60 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये 3 डिजिट में भी पहुँचते हुए देखने को मिल सकती है। अगर बात कर लें थोड़ा सा इनके जो मैनेजमेंट है उनके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो श्री मुकेश आर गुप्ता जी हैं वो फिलहाल चेयरमैन के साथ साथ होल टाइम डायरेक्टर होते हुए दिखाई देते हैं, और इनके पास लगभग 40 साल का जो एक्सपीरियंस होता हुआ दिखाई दिया है। और इसके अलावा जो मिस्टर कल्पेश अग्रवाल हैं वो CFO होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसके अलावा जो श्री कृष्ण गुप्ता हैं वो फिलहाल होल टाइम डायरेक्टर होते हुए दिखाई देते हैं, जिसके पास लगभग 30 अवार्ड होते हुए देखने को मिले हैं। इसके अलावा जो मिस्टर सुधीर कुमार द्विवेदी हैं वो CEO होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा ये जो कंपनी है वो मुख्य रूप से 3 टैगलाइन के हिसाब से काम करते हुए दिखाई देती है, जिसमें जो पहला है वो सस्टेनेबल है, अर्थात सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ ये काम करते हुए दिखाई देती है। उसके अलावा जो इक्विटेबल चीज़ों पे काम करते हुए दिखाई देती है, ये इसके अलावा ये इक्विटेबल जो है चीज़ों पे भी काम करते हुए देखने को मिलती है। अब हम अगर थोड़ा सा बात कर लें, जो ये इन ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है उसके बारे में कुछ तुलना भी दी गई हैं, कुछ डिफरेंसेज भी बताए गए हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो ऑर्डर बुक पड़ा हुआ था अप्रैल 2023 में फिलहाल 682 से 83 करोड़ का पड़ा हुआ था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये नए जो ऑर्डर इसको मिले हैं वो 850 करोड़ के ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिए हैं। और इसके अलावा ये जो ऑर्डर मिले हैं वो आगे मार्च 2024 में इसे 904 करोड़ का टोटल ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसके ऑर्डर बुक में लगातार वृद्धि होते जा रही है, न केवल फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर वृद्धि हो रही है, बल्कि ये जो पिछले साल के अप्रैल की तुलना में इस साल मार्च में का जो क्वार्टर बीता है उसमें भी अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है। अगर बात करें, चूंकि आप जानते हैं कि जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोग्राम चलाया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू 2020 से लेकर 2025 तक, ये जो है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का बिछाया जाना है, ये जो है इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा जा रहा है। और इसमें जो कंपनी काम करने वाली है उसका ये बताया जा रहा है कि आने वाले समय में ये कंपनी इसमें अच्छी खासी भागीदारी भी निभाते हुए नजर आ सकती है। और ये जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाइपलाइन बनाया जा रहा है उसमें जो टोटल 36 टन के जो पोर्ट और जो रेलवे सेक्टर है उसका फिलहाल इसमें निर्माण होना है। जो 26 RN जो एनर्जी पावर सेक्टर में ये काम करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा जो 25 TRN है जो इंडस्ट्रियल अदर इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हुए दिखाई देंगे। और इसके अलावा जो 25 से 26 जो TRN है वो फिलहाल सोशल और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा 111 जो TRN हैं वो फिलहाल टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में ये पैसा लगाते हुए दिखाई देने वाले हैं। और ये जो पैसा इसमें लगना है उसमें ललॉयड स्टील जो कंपनी है, जो ललॉयड इंजीनियरिंग कंपनी है, उसकी भी अच्छी खासी भागीदारी होते हुए भी दिखाई देने वाली। यहीं पे अगर हम बात कर लें 2023 से लेकर 2030 तक जो ये अपना टारगेट लेके चल रही है उसके बारे में, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो रोबस्ट ऑर्डर बुक्स के साथ साथ ये बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा ये जो बिल्डिंग एक्सिक्यूशन एंड कैपेसिटीज, अर्थात अपना जो कैपेसिटी है उसको ये बिल्ड करते हुए दिखाई देने वाली है आगे। और इसके अलावा जो डिलीवर करने वाली है मोस्ट कॉस्ट इफिशिएंसी मैनर में अपने प्रोडक्ट को। और इसके अलावा जो 2030 तक जाते जाते ये प्रयास कर रही है कि जो टेक्निकल जो बैंडविड्थ है उसमें एंट्री लेते हुए दिखाई दे, और नए क्षेत्र उभर के सामने आ रहे हैं
हैं उसमें भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए भी दिखाई दे जाए। तो दोस्तों ये जो ललोइड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड कंपनी है उसके बारे में जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन निकल के सामने आया है उसके बारे में पूरी डिटेल। हालांकि हमने इसमें फाइनेंशियल जो प्रेजेंटेशन उसको इसमें देखने की कोशिश नहीं करी है, क्योंकि अगर ये फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन को हम देखते चले गए तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है जिसे देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसमें हम सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ देखने की कोशिश करें हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है। फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन आपको देखना है तो आप जो है इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद ही इसमें पूरी डिटेल से जानकारी आप देख सकते हैं। बात कर लें यहीं पे 8 तारीख का जो कारोबार हुआ है उसकी, तो चूंकि निफ्टी में लगभग फ्लैट रिटर्न देखा गया, अच्छे खासे उतार चढ़ाव के कारण कंपनी जो है 0% का जो रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दी। और उसके बाद मार्केट में भी अभी भी नेगेटिव सेंटीमेंट हावी है और इस नेगेटिव सेंटीमेंट जो हावी है उसके बावजूद भी इस कंपनी में लगभग आधे % की तेजी देखी गई। और ये तेजी इसलिए देखी गई क्योंकि इसका जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया है वो ठीक ठाक रिजल्ट इस कंपनी ने पेश किया है। और अभी जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन हमने पिछले स्लाइडों में देखे हैं वो ये बता रहा है इस कंपनी का भविष्य बहुत ही उज्जवल दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में अगर ऐसे ही कंपनी ग्रोथ दिखाती रही तो 3 डिजिट में पहुंचने से इसे कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको कि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करिए, इसका जो क्वालिटेटिव इंडिकेटर्स होते हैं उसे जानिए, जो क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स होते हैं उसे जानने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए बनाया जा रहा है, इसके माध्यम से कोई भी इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दी जाती है। अब हम अगर बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की तो ये जो कंपनी 11% का निगेटिव रिटर्न निकाल दी है और वहीं 1 महीने की बात करें तो 12 से 13% का पॉजिटिव रिटर्न, 6 महीने में लगभग 41% का पॉजिटिव रिटर्न, ईयर टू डेट की बात करें तो 42% का पॉजिटिव रिटर्न, जबकि बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की तो 38% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की तो ये जो NSE पे 32% के आसपास का रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।